स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी का अड्डा में। और चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से और डे रेट से बढ़ के बाजार किन लेवल्स पे आपके अप्रोच एज इन्वेस्टर क्या होनी चाहिए बातचीत करते हैं। श्री राहुल सिंह CI इक्विटी टाटा म्यूचुअल फंड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और जब आपसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, हम एक फियर की बात कर रहे थे कि अर्निंग सीज़न कैसा रहेगा। अर्निंग सीज़न निकल भी गया, बहुत पेनफुल रहा और प्राइस डैमेज उसके अगेंस्ट बहुत सिवियर हुआ। बट मतलब यही पूछना चाहता हूँ सर कि जिस प्रकार का ये अर्निंग सीज़न रहा, जिस प्रकार की अब प्राइस कूल ऑफ हो गई है, दैट्स इनफ या फिर अभी प्राइस डैमेज और बाकी है अभी? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ये बोलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसका मैं अगर इसको मैं संदर्भ में डालूं तो हमारी मार्केट्स के लिए तीन चीज़ें जो है सही जा रही थी। एक तो हमारी खुद की प्रॉफिट ग्रोथ, दूसरा चाइना का परफॉर्मेंस ना होना या उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन होना, और तीसरा कि यूएस में अनसर्टेनिटी थी इलेक्शंस की। अब तीनों चीज़ें जो हैं थोड़ा हमारे अगेंस्ट जा रही हैं। हमारी खुद की प्रॉफिट ग्रोथ, आपने देखा रिजल्ट सीजन में भी जो हम 10-12% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी EPS की फिस्कल 25 में, वो अब घट के 6% रह गई है। दूसरी तरफ चाइना में एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ श्योरिटी है कि रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो गया और वैल्यूएशन गैप काफ़ी था, अभी भी है काफ़ी। और तीसरी चीज़ ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद US डॉलर स्ट्रेंथ की एक वेव बनी है और उससे इमर्जिंग मार्केट में आउटफ्लोज कंटिन्यूड रहेंगे मेरे को लगता है। और उसकी वजह से, ये तीनों चीज़ों की वजह से जो है एक मार्केट में एक लल या एक ऐसा पीरियड से हम गुजरने वाले हैं जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होने वाला है। और ये जो हम थीमेटिक मार्केट देख रहे थे, जो नैरेटिव ड्रिवन या जो सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट था, जहां की डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, PSUs, रियल एस्टेट, ये सारे अच्छे एक साथ कर रहे थे पिछले 12 से 24 महीने, आई थिंक वो फेज ओवर हो चुका है। और अब हम उस फेज से एक बॉटम अप स्टॉक मार्केट, एक बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन या स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट की तरफ हम जा चुके हैं। और यही फेज मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने रहने वाला है। अब इसमें शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना और करेक्ट हो सकता है, या केवल टाइम करेक्शन होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन होगा, ये बोलना बहुत मुश्किल होता है। और ये डिपेंड करेगा कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं और वो इंडेक्स में क्या वेटेज है। सो ये सब की ज्यादा मायने नहीं रहती है मेरे हिसाब से। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट से हम स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट की तरफ जा रहे हैं। एंड वैल्यूएशन अभी ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा पैनिक है, लेकिन हम एक्सपेंसिव अभी भी हैं, चीप तो नहीं है। उस हिसाब से हमें थोड़ा और टाइम करेक्शन, मुझे लगता है टाइम करेक्शन की एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए। और रिटर्न्स बनाने विल बी मोर हार्डर, धीरे धीरे बनेंगे रिटर्न्स, और स्टॉक सिलेक्शन से बनेंगे, ना कि इजी वे ऑफ मेकिंग रिटर्न्स थ्रू सेक्टर सिलेक्शन। जी हाँ, तो राहुल जी के पहले प्रश्न के उत्तर में टाइम वाइज करेक्शन शायद ही कंटिन्यू करें। चीप हम यानी तर्कसंगत प्राइसेस स्क्रीन पे अभी भी नहीं है। अच्छा, फिर राहुल जी अर्निंग्स पे रहते हैं। पूरी अर्निंग्स को दो भागों में अगर बांटें तो स्पेशली जो बैंक्स थे और फाइनेंशियल्स थे, वहाँ पर अर्निंग्स आपको कैसी लगी? और रिकवरी पाथ में बैंक्स और फाइनेंशियल्स का क्या रेस्ट ऑफ द मार्केट से जो पुल बैक होगा या रिकवरी होगी, ज़्यादा क्या पेसी होगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो हमारा अभी एक भी रेट कट नहीं आया, और शायद उसकी जो संभावनाएं थी वो धूमिल भी लग रही हैं कंसिडरिंग आई थिंक रीसेंट इन्फ्लेशन फिगर्स। आपका अनुमान क्या है, पहले कौन रिकवर करेगा, बैंक्स, फाइनेंशियल्स? इस बात की गुंजाइश ज़्यादा है क्या? बहुत ही सही सवाल है आपका। और देखिए, बैंक्स के फेवर में एक बहुत बड़ी चीज है कि उनकी वैल्यूएशन बाकी मार्केट से कंपेयर करें तो उनकी एकमात्र सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन अपने 10 साल के एवरेज के करीब है, या किसी किसी केसेस में तो उनसे नीचे भी है। तो सबसे पहले तो वैल्यूएशन सपोर्ट काफी ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है सेक्टर से, क्योंकि सबने अज्यूम किया था कि इंटरेस्ट रेट कटेंगे, मार्जिन कम होंगे, NPLs बढ़ेंगे, या क्रेडिट ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। अब कुछ चीजें तो प्ले आउट हो गई हैं, जैसे क्रेडिट ग्रोथ स्लो था, डिपॉजिट ग्रोथ वाज लैगिंग,
तो वो प्ले आउट हो चुका है। वो मेरे ख्याल सकता मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर और ऐसा सिचुएशन रह सकती है, और जब हम अगले साल की तरफ देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ में ज्यादा गैप नहीं रहेगा जो कि अभी है। दूसरी बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट मार्जिन कट हमने अज्यूम किया था फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, वो अगर रेट कट्स नहीं होते हैं या डिले होते जा रहे हैं, यार आपने देखा अगर यूएस में भी अगर यूएस इकॉनमी रिकवर करती है, इन्फ्लेशन वापस आती है, तो रेट कट्स होने की शायद उम्मीदें कम हो जाती हैं, तो उससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिलेगा अगले साल के लिए, जहां की एक्सपेक्टेशंस लो हैं। तो एक तो वैल्यूएशन कम है, एक्सपेक्टेशंस लो हैं, तो एक तरीके से हमें कंफर्ट अगर आज मार्केट में मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे बैंकिंग सेक्टर में काफी कंफर्ट दिखता है। और अब हम उस दौर के नजदीक पहुंच रहे हैं जब बहुत सारी जो नेगेटिव्स हमने सोच के रखी थी वो प्ले आउट हो गई है या हो जाएंगी अगले 1-2 क्वार्टर में। तो मुझे लगता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बैंकिंग सेक्टर जो है मार्केट को एक तरीके से सपोर्ट कर सकता है, इंडेक्स को सपोर्ट कर सकता है, और आउट परफॉर्म तो जरूर करेगा, क्योंकि बहुत सारी, अब आरबीआई भी अगर आप देखें तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स अनसिक्योर्ड लेंडिंग में जो उनको दिख रही हैं वो समय आने के पहले ही वो काफी कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो एक तरीके से जो सिस्टमिक प्रॉब्लम होती थी बैंकिंग सेक्टर में कि एनपीएल का एक साइकिल होता था कि पहले बहुत क्रेडिट ग्रोथ होती थी, फिर एनपीएल की डीप साइकिल होती थी, वो साइकिल अब उतनी डीप नहीं होगी और काफी शैलो होगी। तो ये एक सिस्टम लेवल पे इंप्रूवमेंट हुआ है जो कि एक सॉफ्ट फैक्टर है, जो कि आगे जाके अगले साल अगर मैं अगले 12 महीने देखूं, 15 महीने देखूं, तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर की ईपीएस ग्रोथ मार्केट की ईपीएस ग्रोथ से ज्यादा हो सकती है, और जबकि वैल्यूएशन मार्केट की वैल्यूएशन से कम है। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से सेक्टर के लिए। तो राहुल जी, जिस तरह का कंफर्ट बैंक्स और एनबीएफसीज आपको इस समय दे रहे हैं, ऐसा कोई और दूसरा सेक्टर है क्या जो इसी तरह का कंफर्ट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग विजिबिलिटी और ऑफ कोर्स वैल्यूएशन? देखिए, विजिबिलिटी तो काफी सेक्टर्स में है, ये नहीं बोलूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस में नहीं है, लेकिन वहां वैल्यूएशन में कंफर्ट नहीं है। अगर दोनों का मैं कॉम्बिनेशन देखने जाऊं तो मुझे लगता है फार्मा और हेल्थ केयर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस भी नहीं है, और विजिबिलिटी है काफी अच्छी। कंपनी बाय कंपनी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एज अ सेक्टर लेवल विजिबिलिटी काफी बनी हुई है वहां पे। और अभी भी जब मैं प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशंस या रिजल्ट्स देखता हूं तो मुझे लगता है अभी भी एट द मार्जिन थोड़ी पॉजिटिव सरप्राइज आ रही है उस सेक्टर से, और वैल्यूएशंस बढ़े हैं पिछले 1 साल में, ये मैं नहीं बोलूंगा नहीं बढ़े हैं, जैसे बैंकिंग जैसा नहीं है वैल्यूएशन, लेकिन इंटायर मार्केट से अगर कंपेयर करूं तो वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हैं या रिस्पेक्टेबल हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन सेक्टर से बिल्डअप अभी भी नहीं हुआ है। तो ये दोनों सेक्टर मुझे लगते हैं कि कॉम्बिनेशन में थोड़े बहुत फिट बैठ रहे हैं अभी भी। तो फिर इस समय अगर आपने कुछ पोजीशनिंग लेनी हो, वेयर द मार्केट इज एट दिस पॉइंट इन टाइम, आपका बायस किस तरह की थीम पर रहेगा? क्योंकि अर्निंग्स विजिबिलिटी आगे शायद सभी कंपनियां कह रही हैं कि H2 थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आप क्या ऑटो कंपनियों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो सबने कहा है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो? एक तो नए लॉन्चेस आ रहे हैं, वहाँ पर ऑफ कोर्स कंज्यूमर डिमांड, ऑटो लोन्स की भी अच्छी खासी है, वो बैंक्स ने भी रिफ्लेक्ट किया है। तो ऐसे कुछ तार क्या जोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, हमें मार्केट को, जैसा मैंने पहले ही बोला, एक दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। हमें ये सेक्टर के नजरिए से देखना अभी कुछ दिन तक इसे स्थगित रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फेज खत्म हो चुका है। अब हमें कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, और अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक फिर भी देखना चाहते हैं तो बैंकिंग, फार्मा मैंने बोला। अगर मार्केट कैप वाइज देखना चाहें तो मुझे लगता है लार्ज कैप में ज्यादा वैल्यू है आज, लेकिन बाय एंड लार्ज जो मार्केट है वो आज कंपनी स्पेसिफिक, कौन सी कंपनी जो ग्रोथ में सरप्राइज कर सकती है, जो अपनी बिजनेस मॉडल या प्रोसेस या प्रोडक्ट को कैसे वो अपने आप को चेंज कर रही है, सो दैट वो अपने इस स्लोइंग डाउन इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी स्लो भी होती है तो कैसे सरप्राइज कर सकती है। आई थिंक इस तरीके की स्ट्रेटेजी, इस तरीके की फंड ज्यादा काम करेगी। इनफैक्ट हमारा एक इनोवेशन फंड NFO भी चल रहा है जो कि इन्हीं टाइप की कंपनीज पे फोकस करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये सेक्टर लेवल की सोच से हटके अभी थोड़े दिन तक या कुछ क्वार्टर्स तक मेरा मानना है कि कंपनी स्पेसिफिक
पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड मार्केट जो है अब कुछ दिनों तक या 12 से 24 अगले 12 से 24 महीने मुझे लगता है कि मार्केट कंपनी स्पेसिफिक होगी। थोड़ा बहुत लार्ज कैप, थोड़ा बहुत बैंकिंग, फार्मा में हम फिर भी एक ट्रेंड देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा काफी कुछ ये कंपनी या स्टॉक लेवल मूवमेंट्स होने वाले हैं। अच्छा राहुल जी, एक और प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्योंकि इस स्पेस में प्राइस आई थिंक स्विंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कैपिटल गुड्स, LNT हो गया, हालांकि आप स्टॉक्स पे से बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपका पूरे सेक्टर पे जानना चाहूँगा व्यू में। कमिंस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, देन ABB, सिमेंस, बट आपने वो FY25 के जो फर्स्ट हाफ के केपेक्स था, बोथ आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का, उस पर एक सब्सटेंशियल डिप था YOY बेसिस पे, और मेरे ख्याल से जनरल इलेक्शंस उसका एक बड़ा कारण थे। बट आपको क्या लग रहा है, आई मीन ये जो H2 है उसमें कैपेक्स में एक सब्सटेंशियल जंप आएगा, जो शॉर्टफॉल रह गया था क्या वो सरकार पूरा कर लेगी, और ऐसे में कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है? मुझे लगता है कि वो जंप आएगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन अभी भी काफी कंफर्टेबल है। अगर टैक्स रेवेन्यूज देखें या जो फोरकास्ट देखें, अगर नहीं जंप आएगा तो हमारी फिस्कल डेफिसिट इस साल जो बजटेड नंबर थी उससे काफी कम आएगी। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है बजट में, चूंकि रेवेन्यूज में कोई कमी नहीं आई है। तो हो सकता है थोड़े बहुत लीड लैग्स 3-4 महीने इधर उधर, कभी कभी अवार्ड्स होने में या टेंडर्स होने में या स्पेंडिंग में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, लेकिन मुझे लगता है जब तक कि फिस्कल सिचुएशन कंफर्टेबल है ये लीड लैग चलते रहेगा। जब तक कि फिस्कल सिचुएशन में कोई प्रेशर नहीं आता है तब तक ओवरऑल स्पेंडिंग में मुझे नहीं लगता हमें नेगेटिव होना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर आप पिछले 3 या 4 साल का बजट देखें तो बहुत क्लियर रहा है कि ओवरऑल सब्सिडीज कम करने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाना है। तो वो ट्रेंड में मुझे नहीं लगता कोई कमी आने वाली है या उस पे हमें कोई उसका हमें कोई फियर होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न पूछूं सर, बहुत संक्षेप में। ये आज से जिस प्रकार का प्राइस डैमेज FMCG में बीते 2 महीने में हुआ है, ये हमने मेरे ख्याल से मैंने तो अपने करियर में देखा नहीं। क्या आज से लगभग 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद सर किसी FMCG फंड को लेने का वक्त आएगा क्या, कंसिडरिंग द प्राइस डैमेज वी हैव सीन इन आई थिंक 2 मंथ्स? देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि अब सिचुएशन ऐसी है कि हर कंपनी डिफरेंट है। देखिए, जब इकोनॉमी स्लो या मॉडरेट ग्रोथ में चलती है, जैसे कंजम्पशन का अगर हम आज कंजम्पशन की जिक्र करें तो कंजम्पशन में बहुत मूविंग पार्ट्स हैं। रूरल इकोनॉमी रिकवर कर रही है बट बहुत स्लो। अर्बन में कुछ चीजें बहुत फास्ट ग्रो कर रही हैं, जैसे लग्जरी या ट्रैवल, टूरिज्म, और कुछ सेगमेंट्स में काफी स्लो डाउन है, जैसे फैशन या रिटेल। तो ये बहुत मिक्स पिक्चर है। और इसमें मैं ये डिस्कशन जो है FMCG से बढ़ा के मैं पूरे कंजम्पशन स्पेस पे लाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन है तो थीम देखें तो हमारे पास अभी भी इनफ कंपनीज हैं हमारे सैंपल सेट में, जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे या तो हमें थोड़ी पोटेंशियल दिख रही है ग्रोथ वापस आने की, या फिर हमें अभी भी किसी कंपनीज में लग रही है कि नहीं, ग्रोथ स्लो डाउन कैन कंटिन्यू और 2-3 क्वार्टर चल सकता है। तो हर कंपनी को हमें अलग से एसेस करना पड़ता है। और FMCG में भी कोई डिफरेंस नहीं है। FMCG में बस डिफरेंस यही है कि क्योंकि रूरल डिपेंडेंसी ज्यादा है, थोड़ा बहुत हमें रूरल मार्केट की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि रूरल मार्केट में रिकवरी जो है या डिमांड रिकवरी है वो कितनी स्लो है। फास्ट तो रिकवरी नहीं होने वाली है, ये बात तो तय है। और कितनी स्लो है और हर कंपनी की पोजीशनिंग क्या है उसमें उस पर डिपेंड करता है, और वैल्यूएशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। उसका अगर मैं पूरे FMCG फंड के बारे में ये एनालिसिस लेके उसका निष्कर्ष निकालना चाहूं तो मेरे ख्याल से वो सही तरीका नहीं होगा सोचने का। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टॉक स्पेसिफिक ना होते हुए भी इस चर्चा को हमने बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक एक अंतिम चरण तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी सेक्टर्स पे अपनी बात रखने के लिए।